अरे अरे हाँ हाँ क्या ये इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट द गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट वर्क फ्रॉम इट्स मेंबर देयरफॉर सच कैन हेल्प फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ देखो गाइस, गाइस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है, लिमिटेड बाय गारंटी जो कंपनी होती है वो स्टार्टिंग के फंड्स कहां से रेज करती है? क्योंकि वो पैसे ले नहीं सकती किससे? अपने शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर से पैसे कब लेती है? वो वाइंडिंग अप के टाइम पे, वाइंडिंग अप के टाइम पे लेती है जब कंपनी की जो डेट्स हैं उसको पे करने की कैपेसिटी नहीं होती है कंपनी के पास में, तब पेमेंट ली जाती है। तो स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल वगैरह कहां से ली जाती है? किस लोन वगैरह से ली जाती है। और खुद के पास नहीं 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 नहीं, शेयर होल्डर और कंपनी अलग है ना। खुद आईपीओ तो फिर पब्लिक हो गई ना, फॉर्मेशन तो प्राइवेट की तरह हुई है, हाथों हाथ पब्लिक कैसे हो जाएगी? हाँ फंडिंग नहीं गाइस, तुम्हारे बिजनेस का मॉडल ऐसा होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग में तुम फीस वगैरह कलेक्ट कर लेते हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तुम्हारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है। बहुत कम होती है, उससे हम लोन वगैरह से थोड़े बहुत पैसे उधार लेके काम चला लेते हैं, तो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कैपिटल स्पेंड करने की। इस वजह से कंपनी, अरे अरे हे किसका डाउट बता रहा हूं मैं? किसका डाउट बता रहा था मैं? तुम्हारा बता रहा हूं ना डाउट, तुम तो सुन लो। हाँ हो जाओ, शांत हो जाओ बस। 15 मिनट वैसे ही तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गए हैं आज मस्ती करने के। 15 मिनट मैं तो पढ़ा लूंगा एक्स्ट्रा, मेरे को दिक्कत नहीं है। अब कम पढ़ोगे? हाँ तो गाइस, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वो यूजुअली उस बिजनेस के अंदर हो सकती है जहां पे इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट या तो नहीं है या बहुत कम है। बहुत कम है तो आप उधार लेके काम चला लेते हो। अगर लिमिटेड है एज एन मतलब जो तुम्हारा पैसा जो स्पेंड होना है बिजनेस को स्टार्ट करने में वो बहुत कम है, तो आप क्या करते हो? या तो लोन ले लेते हो या किसी और से उधार ले लेते हो, ठीक है? या फिर आपको फीस की फॉर्म में मिल जाते हैं या फिर एडवांसेस मिल जाते हैं आपको, ठीक है? तो उस फॉर्म में आप पैसे ले लेते हो और जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टार्ट करने के लिए कंपनी की, वो आप यूज करके स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है? तो आपको एक्चुअली पेमेंट कब करनी पड़ती है? शेयर होल्डर्स को पेमेंट कब करनी पड़ती है? वाइंडिंग अप के टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे, जब कंपनी के जो डेट्स हैं वो कंपनी खुद पे नहीं कर पा रही है, उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो डेट्स को पे करने की, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ हाँ। सब्सक्राइब करना और पैसे देना अलग बात होती है। वो पैसे नहीं देना, सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ नहीं देंगे, नहीं देंगे कंपनी। अरे सुन लो बेशर्मो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बात सुन लो, एक्सप्लेनेशन में तुम्हारी दिक्कत आएगी। हाँ किसमें? सब में क्यों नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना, बाकी सब में, गारंटी में नहीं दे रहे हैं बस। कंपनी रन कैसे करेगी जब पैसा नहीं होगा कंपनी के पास? शेयर को सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है? किसके पास? कौन दे रहा है पैसा? तो पैसा तो दे ही रहे हैं ना। गारंटी वाले में वो पैसा नहीं दे रहे, वो गारंटी दे रहे हैं, यही तो बात है। वो पैसे की गाइस, आपका एक टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल्स, ठीक है? तो उसके अंदर सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होती है पता है सबको? इशूड कैपिटल क्या होती है? सबसे पहले होती है आपकी कौन सी कैपिटल? स्टार्ट कर दे, स्टार्ट कर दे, कर दिया क्या? ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? अरे एक एक करके, शांत 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 बताओ। जो एमओए में होती है, क्या होती है एमओए में?
मतलब क्या है उसका? मैक्सिमम कैपिटल जितनी आपकी कंपनी रेज कर सकती है, ठीक है। क्या ये चेंज हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखो, आपकी जो कैपिटल है उसके रिगार्डिंग आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। जो आपकी ऑथराइज कैपिटल है उसके रिगार्डिंग आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। तो अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है उतनी आपको कैपिटल अलाउ की जाएगी, ठीक है। अगर आपको कैपिटल बढ़ानी है तो आपको एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि आप 1 लाख की आपने क्या कर दिया, ऑथराइज कैपिटल कर दी, जो मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी है वो दे दी, उसके बाद में बढ़ा दिया और उसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो बाद में भी, ठीक है। तो इसको बढ़ाया जा सकता है बट उसका प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जिसके रिगार्डिंग आप स्टैम्प ड्यूटी देते हो, जो आपकी मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट है जो आप रेज कर सकते हो अपने शेयर होल्डर्स से, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इशूड कैपिटल क्या होती है? जो इशू करते हैं, क्या इशू करते हैं, किसको इशू करते हैं? किसको इशू करते हैं? कैपिटल को इशू करते हैं। गाइस, इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ बता। जो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आप देते हो, कैसे कहने का मतलब क्या है कि आपने बेसिकली ऑफर दिया किसको, पब्लिक को या फिर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप हमारे जो शेयर्स है वो सब्सक्राइब कर लो। तो आपने इशू किया कुछ कैपिटल, उसके रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन आएगा। अब वो सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि 90% से नीचे जो चीजें, मतलब नीचे जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो रहे हैं, वो आप इशू नहीं कर सकते हो। जो लॉट आपका 90% से नीचे रह गया है वो आप इशू नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी के अंदर, ठीक है। उसका कुछ रीजन हो सकता है। इस वजह से बोला जाता है कि 90% से नीचे अगर आपका सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो आपको सारा पैसा वापस देना पड़ेगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि अंडर राइटर्स बैठे हैं। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? बैंकर्स होते हैं। अंडर राइटर्स का काम क्या होता है कि जो आपका गैप है ना सब्सक्रिप्शन के अंदर, वो फुलफिल कर देते हैं। वो एक तरीके से आपको इंश्योरेंस दे देते हैं कि अगर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपके लिए सब्सक्राइब कर लेंगे शेयर्स, ठीक है। तो अंडर राइटर्स का ये काम होता है। तो आजकल जो है जनरली बहुत रेयरली कभी ऐसा कोई केस आता है कि कोई कंपनी है जिसको वापस करने पड़ रहे हैं पैसे क्योंकि सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, ठीक है, या 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में डिफरेंस होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होगी? जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वैलिड तरीके से, ठीक है। इतना क्लियर है? अब कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप, कोई एक जना ऐसे ढंग से हाथ ऊपर करके बताओ कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ बता, तूने बता दिया, रुक जा। हाँ, कॉल किया है कंपनी, कॉल कर रही है सबको, हाँ भाई आ जाओ। एग्जैक्टली क्या होता है कॉल अप का मतलब? क्या होता है? कॉल तो कर रही है। अरे तो रुक जा, उसको बोलने दे। हाँ, 10 रुपए, ठीक है। कंपनी ने जो भी सब्सक्राइबर थे, जो भी मेंबर्स थे, जो भी शेयर होल्डर्स थे, उनको कॉल करके बोला कि भैया पैसों की जरूरत है, पैसा भिजवा दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि चलो ठीक है भैया भिजवाते हैं पैसा। कंपनी को बोला कि भैया भिजवा देते हैं पैसा, ठीक है। तो आपके पास जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है, ठीक है। उस नॉमिनल वैल्यू के रिगार्डिंग आपको पैसे पे करने होते हैं, किसको? कंपनी को, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं? अपने लिमिटेड बाय शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स के इसमें क्या होता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। कॉल्ड अप अमाउंट वो होती है जिसके रिगार्डिंग कंपनी ने कॉल किया है, मतलब बुलाया है लोगों को पैसा देने के लिए। जैसे मान लो, एग्जांपल सही दिया है, अगर मान लो 10 रुपए के शेयर्स हैं, मान लो 1000 शेयर्स हैं, तो 10,000 के शेयर्स हो गए टोटल। 10,000 के ऊपर आपने 10 रुपए का जो एक शेयर है उसमें से 3 रुपए मांग लिए, तो 3 रुपए इंटू 1000, तो मतलब आपने 3,000 रुपए किससे मांग लिए? अपने सब्सक्राइबर से या फिर अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से। पब्लिक से नहीं मांगे, जो सब्सक्राइबर है उनसे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं शेयर, उसके बाद आप कॉल कर सकते हो।
आपने कॉल किया और जितना पैसा आपने मांगा उतना अगर पैसा आ गया तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, पेड अप। ठीक है, नहीं तो उससे कम भी आया तो भी जो पैसा आया है कॉल करने के बाद में उसको अपने क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। अगर मान लो पैसा पूरा आ जाता है तो ठीक है, अगर पूरा नहीं आता तो बैलेंस अमाउंट को क्या बोलते हैं, बैलेंस अमाउंट को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरर्स, एरियर्स। ठीक है, मतलब जो पैसा आना चाहिए था बट नहीं आया। ठीक है, जो पैसा आना चाहिए था नहीं आया, वो क्या होता है, बाद में आप एडजस्ट करते हो, बाद में वो पैसा देना तो पड़ता ही है सब्सक्राइबर को, देता ही है, बस थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता है ना। क्लियर है, क्लियर है, डिफरेंस समझ आया सारी कैपिटल्स के अंदर। अब देखो, अगर मैं मेंबर कब बन जाऊंगा, मैं शेयर होल्डर कब बन जाऊंगा, जब सब्सक्राइब कर लिया कैपिटल को, है ना। कैपिटल को सब्सक्राइब करने के बाद मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा या मेंबर बन जाऊंगा कंपनी का। तो अगर कंपनी ने कॉल ही नहीं किया तो मतलब मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसे ही है, मैं पैसा नहीं दूंगा। अब देखो, आईपीओ वाईपीओ का केस अलग होता है, पब्लिक से जब आप पैसा उठाते हो केस अलग है। यहाँ पे अपने जो प्राइवेट एंटिटीज है उनकी बात कर रहे हैं। आपने सब्सक्राइब कर लिया, आपको हाथों हाथ पैसा देने की जरूरत नहीं है, जब तक कंपनी मांग नहीं रही, जब तक कंपनी को जरूरत नहीं है। यूजुअली क्या होता है, कंपनी मांग ही लेती है। ठीक है, कंपनी पहले ही मांग लेती है, कंपनी को तो पैसे की रिक्वायरमेंट रहती ही है बिजनेस को रन करने के लिए। बट ऐसा हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो और आपसे पैसे ना मांगे गए हो, या फिर एक मिनिमम अमाउंट मांग ली हो, 1 रुपया मांग लिया हो पर शेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, मिनिमम अमाउंट मांग ली है कि आपने सब्सक्राइब किया तो इतना पैसा तो आप दे ही दो स्टार्टिंग में, बाकी अपने देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि स्टार्टिंग में आए ना आए पे करने की, तो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने पैसा नहीं दिया तो आप शेयर होल्डर नहीं हो, ऐसा नहीं है ना। शेयर होल्डर तो हो आप, आपके पास शेयर्स हैं, तो इस पॉइंट के बाद में आप क्या बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो। ठीक है, तो इस वजह से आप कंपनी का पार्ट बन जाते हो। एंड अब ये डिफरेंस मैं क्यों, ये चीज क्यों बता रहा हूं, अब मान लो यहीं पे जो लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें भी उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, सब्सक्राइब करने तक का पार्ट तो सबका सेम रहेगा, सब्सक्राइब करने का पार्ट तो सेम रहेगा। चाहे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है उसके अंदर भी सब्सक्राइब तो करोगे, यहां तक क्या है आपका कॉमन रहता है पार्ट। इसके बाद में जो कैपिटल है वो मतलब कॉल्ड अप और पेड अप वाला जो काम होता है वो किसके अंदर होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले के अंदर और लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स वाले के अंदर आप कॉल करोगे और आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पैसा जो भी मांगा है कंपनी ने वो आपको पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसका रीजन अभी आपको बता दिया। ठीक है, गारंटी वाले में ये नहीं होता, गारंटी वाले में क्या होता है, ये स्टेप्स जो है वो स्किप हो जाते हैं। ठीक है, आप सीधा जो लिक्विडेशन वाली बारी आती है तब पहुंच जाते हो। लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी एक्स्ट्रा डेट्स वगैरह होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि बीच का पैसा कैसे आएगा, कंपनी को रन करने का पैसा कैसे आएगा, वो मैंने बताया। यूजुअली जो अपना गारंटी वाली जो कंपनी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है, उसके अंदर क्या होता है, आप हर मॉडल के अंदर वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको पैसा चाहिए बिजनेस रन करने के लिए। जहां जहां पे या तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, या फिर आप सिर्फ उधार लेके काम चला सकते हो, या फिर आपके जो फीस आने वाली है या जो एडवांसेस आने वाले हैं उनसे आप काम चला सकते हो, उन केसेस के अंदर ही आप लिमिटेड बाय गारंटी करने का सोच सकते हो। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर्स आपको पैसा कभी नहीं देंगे। पैसा कब देंगे, जब वाइंडिंग अप का टाइम आ जाएगा तब वो पैसा देंगे। आया समझ में, आया समझ में। बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट वहां पे या तो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, इस वजह से ये मॉडल काम कर पाता है, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाएगा। हाँ, एप्लीकेशन मनी नहीं है मान लो तो जीरो है, ऐसे तो आप एप्लीकेशन तो डालोगे ना, पैसा एप्लीकेशन नहीं होता, आपका फॉर्म फिलिंग भी तो एप्लीकेशन होती है। देखो गाइज, आज के टाइम पे कंपनी अपफ्रंट पैसा लेती ही है। ठीक है, 100% ऑफ द टाइम्स तो नहीं बट 99.9% ऑफ टाइम्स अपफ्रंट पैसा कंपनी लेगी। क्यों, क्योंकि वो शेयर्स दे ही इसलिए रही है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। बट मान लो जो प्रमोटर है, जब कंपनी स्टार्ट हो रही है, मान लो मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, इनकॉर्पोरेट करने के बाद में मेरे को पता है अभी मेरे को साल भर तक बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साल भर तक मेरा कोई काम होगा नहीं क्योंकि जो मेरा बैक एंड है वो डेवलप हो रहा है, या फिर जो मेरी ऐप है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस है मान लो, तो मेरा बैक एंड डेवलप हो रहा है, ऐप डेवलप हो रही है, उसके लिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया है। आपका जो मॉडल है वो प्रिपेयर हो रहा है अभी और मैंने कंपनी फॉर्म कर ली है, तो पैसे तो मैं दूंगा ही नहीं ना कंपनी को। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब रिक्वायरमेंट आएगी तब पैसे देंगे ना। आपने जब भी सोचा है, आपने कभी भी अकाउंट्स जो पढ़े होंगे ना, आपने अकाउंट्स इस पर्सपेक्टिव से बनाए हैं कि कंपनी आज के दिन स्टार्ट हो रही है, आज के दिन से अकाउंट प्रिपेयर करो। आपने कब बनाया अकाउंट, आपने ईयर के स्टार्टिंग से बनाए हैं, ईयर के मिड से बनाए हैं।
ठीक है, जब आप पहले दिन से अकाउंट बनाने स्टार्ट करोगे ना, तो ट्रांजेक्शन तो आप तभी करोगे जब एक्चुअली पैसा आएगा या पैसा जाएगा या रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको कभी ये समझ नहीं आया कि कंपनी को स्टार्ट करने के बाद भी हो सकता है कि सब्सक्राइबर्स जो है पैसा ना दे रहे हो। क्यों ना दे रहे हो? क्योंकि आपने कभी उस पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग की ही नहीं है, इसलिए आपको कभी समझ ही नहीं आई ये चीज, इसलिए आपको भी पता ही नहीं लगा। कंपनी स्टार्ट होने के बाद एक टाइप ऑफ कंपनी होती है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी नाम सुना है इसका? डोरमेंट कंपनी का क्या होती है? डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी जिसमें जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं, वो डोरमेंट होती है कंपनी। मतलब कहने का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जो फॉर्म तो हो गई है पर उसके अंदर अभी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही है। ये हो सकता है बिजनेस रन करने के बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया हो जब वो डोरमेंट हो गई हो, स्टार्टिंग से ही डोरमेंट हो गई हो। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने कंपनी फॉर्म कर ली है पर मेरा सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हो रहा है, तो मेरी कंपनी की तो कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही ना, मेरी कंपनी का तो कोई पैसा नहीं लग रहा उसके अंदर। तो जब पैसा नहीं लग रहा तो उस टाइम पे जो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तो कंपनी को अपनी डोरमेंट का स्टेटस दे सकते हैं। आरओसी से आरओसी को आपको बताना पड़ता है कि लास्ट 2 साल हो गए हैं, कंपनी जो है अभी डोरमेंट पड़ी है, ठीक है, इसको डोरमेंट का स्टेटस दे दो। हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी कर देंगे, जो मैंडेटरी है वो हम पूरी कर देंगे, पर कंपनी रन नहीं हो रही है तो कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट मत लगाना हमारे ऊपर। तो ये क्या होता है? डोरमेंट कंपनीज होती है। डोरमेंट कंपनी से पैसा चाहिए होगा क्या? हाँ ठीक है, हो सकता है लोगों की सैलरी जा रही हो, ठीक है, हो सकता है जो आपकी लीगल फीस है वो जा रही हो, बस उसका पैसा देना पड़ता है, बट उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही तो पैसा देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी? नहीं आएगी। तो तब तक आपको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है कि कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं और कंपनी पैसे मांगेगी। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ कि पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आप यूजुअली पैसा देते हो क्योंकि ट्रेंड ऐसा है, ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट देते हो क्योंकि ट्रेंड ऐसा है। आप बिना उसके भी एप्लीकेशन दिलवा सकते हो। हाँ, मिनिमम अमाउंट है। मान लो आपने जितने शेयर इश्यू करने थे, मान लो आपने कितने शेयर इश्यू करने थे, आपने मान लो 1 करोड़ के शेयर इशू करने थे, और आपकी स्मॉल कंपनी, सॉरी आपकी है प्राइवेट कंपनी, और आपने 1 करोड़ के जो शेयर हैं कितने लोगों को इशू करे? मान लो 10 लोगों को इशू करे, ठीक है, तो सबको आपने कितने कितने शेयर दे दिए? इक्वली डिवाइड करेंगे तो आपने 10 लाख दे दिए। 10 लाख शेयर देने के बाद क्या होगा? सामने वाले से आप 10 के 10 लाख मांग लोगे क्या? आप सामने वाले को बोल दोगे भाई 2-2 हजार रुपए दे दो सब्सक्रिप्शन अमाउंट, 2-2 हजार रुपए सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे दो, या फिर 10,000 रुपए सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे दो, ठीक है। मान लो 10,000 आपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट ले लिया, 1 करोड़ के हिसाब से अगर आपने लिया है तो ये कितना हो गया? 1 लाख रुपया हो गया। 10 लोगों से लिया 10-10 हजार, तो 1% अमाउंट ही लिया आपने, तो ये तो बहुत कम अमाउंट है ना। 1 लाख रुपए 1 करोड़ के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत मिनिमल सी अमाउंट जो है वो रख ली जाती है। क्यों रख ली जाती है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन वगैरह के अंदर आपको थोड़ा सा पैसा अगर आपका लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है और आपको रिटर्न मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत सी जगह पे लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर पैसा थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, बट लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर वो रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि पैसा आपको देना ही नहीं पड़ता, है ना। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? करें आज का टॉपिक स्टार्ट। इसका इसके अंदर मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स मैंने पढ़ा दिया तुम्हें साथ में, ठीक है, ये समझाने के साथ में। क्लियर है? तो वो टॉपिक अपना ऑलरेडी हो गया, वो बाद में आएगा, वो हमने पहले ही पढ़ लिया। हाँ, तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज का। कौन सा फैक्टर हम देख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंपनी को कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, ये क्या है? रिलेटेड टर्म्स है। रिलेटेड टर्म्स का मतलब क्या होता है कि होल्डिंग के बिना सब्सिडरी और सब्सिडरी के बिना होल्डिंग नहीं फॉर्म हो पाएगी। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का जनरल आइडिया ले लो। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी और कंपनी को कंट्रोल कर रही है, उसकी मैनेजमेंट को होल्ड कर रही है, या फिर उसके अंदर मेजोरिटी वोटिंग पावर किसकी है? होल्डिंग कंपनी की है। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी थी, ए कंपनी ने बी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, या फिर बी कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा किसका है? ए कंपनी का। ठीक है, या फिर उनके पास वोटिंग पावर जो है वो क्या है? मेजोरिटी वोटिंग पावर है। उसके अलावा जो डायरेक्टर्स वगैरह को अपॉइंट करने की पावर है वो सारी किसके पास में है? किसके अपॉइंटमेंट, किसके अथॉरिटी के बिना डायरेक्टर्स वगैरह जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो अपॉइंट नहीं हो सकती है, वो ए कंपनी के बिना नहीं हो सकती। तो ए कंपनी क्या हो गई? बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी। बी कंपनी क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी। अगर बी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो होल्डिंग नहीं बन सकती। अगर ए कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये सब्सिडरी नहीं बन सकती। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है,
आइडिया लगा? आप देखो लाइन में लाइन हमने रीड करेंगे तो हमें समझ आएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है, एक बार फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। देखो एक से ज्यादा कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी हो सकती है, ठीक है। मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। सिंपल सी डेफिनेशन है। होल्डिंग कंपनी कौन सी है? एक या एक से ज्यादा कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, उनको अगर जो कोई होल्ड कर रहा है या फिर उनकी जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ये आपकी सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन है, बट इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो उसके बाद में दिए गए हैं, ठीक है। क्राइटेरिया देखो सब्सिडरी कंपनी के अंदर दिए गए हैं क्राइटेरिया। सब्सिडरी कंपनी क्या होगी? इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, जो कि मतलब होल्डिंग कंपनी होगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, दो क्राइटेरिया दिए हुए नीचे, दो क्राइटेरिया के अंदर पहला क्राइटेरिया क्या? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मैनेजमेंट को आप कंट्रोल कर रहे हो। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब जो कंपनी रन करेंगे लोग, उनकी अपॉइंटमेंट आपके बिना नहीं हो सकती, आप कंट्रोल कर रहे हो। तो बेसिकली आप मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हो, तो आप मतलब पूरी की पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। वोटिंग पावर किसके बेसिस पे आती है? किसके बेसिस पे आती है? शेयर्स के बेसिस पे आती है ना। तो शेयर्स के बेसिस पे अगर आपकी वोटिंग पावर आ रही है तो मतलब आप 50% से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 51% या फिर 50 से थोड़ा सा ज्यादा आप क्या कर रहे हो? एटलीस्ट होल्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? होल्ड। आप अपने शेयर्स होल्ड कर रहे हो, जिनकी वर्थ जो है, जिनकी वोटिंग पावर के अकॉर्डिंग वर्थ क्या है? वन हाफ से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि आप मेजोरिटी शेयर होल्डर हो। यहाँ पे कंट्रोल की बात की गई है, पर एक्चुअली आप क्या हो? मेजोरिटी शेयर होल्डर हो, इस वजह से आपके पास क्या है? कंट्रोल है। तो पूरा पढ़ते हैं इसको। एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर एक्ट्स इट्स ओन ऑल टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। सबसे पहले तो खुद से अगर इसने होल्ड किया है अलग बात है। अब मान लो एक सी कंपनी भी आती है, ए कंपनी का बी कंपनी में मान लो 60% स्टेक है, 40% किसी और ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया? ए कंपनी और बी कंपनी ने मिलकर एक सी कंपनी फॉर्म करी। सी कंपनी के अंदर बी कंपनी का कितना स्टेक है? मान लो बी कंपनी का स्टेक है 30% और ए कंपनी का कितना स्टेक है? ये भी 30% मान लो, ठीक है। और किसी और के पास कितना है? 40% स्टेक है। तो बेसिकली अगर ए कंपनी बी को कंट्रोल कर रही है और बी और ए का शेयर मिला के सी कंपनी के अंदर भी उनका क्या बन रहा है? मेजॉरिटी स्टेक बन रहा है। तो मतलब ए इनडायरेक्टली सी को भी होल्ड कर रही है। सी की भी क्या है? ये होल्डिंग कंपनी है। क्यों है ये होल्डिंग कंपनी? क्योंकि इसकी जो सब्सिडियरी थी उसका और इसका जो स्टेक मिला के कितना बन रहा है? 50% से ज्यादा बन रहा है। 50% ज्यादा बन रहा है, मतलब वोटिंग पावर किसके पास है? अल्टीमेटली इसके पास है वोटिंग पावर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? देखो इसके अंदर टेक्निकलिटीज क्या क्या ए कर रहा है बी को, बी और ए का रिलेशन समझ आ गया था? क्या था? बी क्या है? सब्सिडियरी। ए क्या है? होल्डिंग है। अब ये दोनों मिलके सी कंपनी के अंदर क्या है? 30% स्टेक होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 30% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। तो मेजोरिटी किसके पास आ गया स्टेक? ए और बी के पास। और बी को कौन होल्ड कर रहा है? ए कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो मेजोरिटी स्टेक है वो किसके पास आ गया? ए के पास में। तो ए क्या है? होल्डिंग कंपनी है। अब देखो ये मैंने रफली बताया है आपको, इसके अंदर कैलकुलेशंस होगी। कैलकुलेशंस इस बेसिस पे होंगी कि इसके अंदर जो 40% वाला पर्सन है उसकी वोटिंग पावर इसके अंदर कितनी आ रही है, ठीक है। और ये जो 40% जो है अलग से है, इसकी वोटिंग पावर कितनी आ रही है। तो ए का अपनी सब्सिडरी के साथ मिला के अगर वोटिंग पावर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की जो पावर है वो एग्जिस्ट कर रही है, या फिर वोटिंग पावर है उसकी 50% से ज्यादा ज्यादा वोट्स देने की उसके पास पावर है, ठीक है। तो उस केस में ये क्या बन जाएगी? ये भी सब्सिडरी बन जाएगी। किसकी? बी की नहीं, ए की। क्योंकि क्योंकि क्या है? सी क्या है? ए और बी से मिलके बनी है, और बी क्या है? ए की सब्सिडरी। तो सी भी क्या बन जाएगी? ए की सब्सिडियरी, ठीक है। ए की दो सब्सिडरी होगी, बी का क्या नहीं रहेगा? नहीं, क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखो क्योंकि 30% तो बी ही होल्ड कर रही है ना। बी सेपरेट एंटिटी है, बी खुद में सेपरेट कंपनी है। ए सेपरेट कंपनी है, सी सेपरेट कंपनी है, इनकी सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, बट ये होल्डिंग और सब्सिडरी वाला रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। अब देखो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं, तुम उनके बच्चे हो, तुम अलग ह्यूमन हो, वो अलग ह्यूमन है ना। बट उनका तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है ना, वो तुम्हारी लाइफ को थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं ना, ठीक है। किसी की शायद ज्यादा करते होंगे, किसी शायद कम करते होंगे लाइफ को कंट्रोल, बट वो कंट्रोल तो करते हैं ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपकी एग्जिस्टेंस अलग नहीं है उनसे, आपकी एग्जिस्टेंस अलग है, ठीक है। क्यों अलग है? क्योंकि आप खुद में क्या हो? एक सेपरेट ह्यूमन बीइंग हो। ये क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो वैसे ही इनकी एग्जिस्टेंस भी है। क्लियर है? आया समझ में?
हाँ 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 हाँ, अगर वो पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं तो लग रहा है, हाँ तो लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। देखो वो कैटेगरी आपकी इसके अंदर दी नहीं हुई है। फुल स्टेक होता है ना, उसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं। फुल स्टेक जिसका होता है उसको पेरेंट कंपनी बोल देते हैं। वो होती तो सब्सिडरी ही है, होल्डिंग और सब्सिडरी वाला रिलेशन ही होल्ड कर रहे होते हैं। 100% स्टेक भी हो तो भी होल्डिंग सब्सिडी तो रहेगी ना। वो उससे किसी और के पास स्टेक है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पास मेजोरिटी है क्या? मेजोरिटी का मतलब आपके पास कंप्लीट है तो भी मेजोरिटी है, आपके पास 50% से ज्यादा है तो भी वो मेजोरिटी है। तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपके पास 100% है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है अब यहां हाँ, बी और सी का, ए और बी का क्या रिलेशन है? ए की सब्सिडी कंपनी बी है, ए क्या हो गई? हेड नहीं, होल्डिंग। हाँ ठीक है, सी की, अब सी को किसने फॉर्म किया? ए और बी, और उसके अलावा एक और एंटिटी है जो भी इंसान है उसके पास 40% स्टेक है। इन दोनों ने मिलकर होल्ड किया किसको? सी को होल्ड किया। अब सी को होल्ड करें तो सी बेसिकली सब्सिडरी किसकी हो गई? ए और बी की हुई। ठीक है, टेक्निकली ए और बी की होनी चाहिए, बट बी किसकी सब्सिडरी है? ए की। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी होगी, मतलब कि जो बी और सी है वो दोनों किसकी सब्सिडरी बन जाएगी? ए की। हाँ, बी का साथ रिलेशन क्या है? बी की भी सब्सिडरी है। अगर मान लो ए को पिक्चर से हटा दो, ए को पिक्चर से हटा दो, क्या सब्सिडरी बन रही है क्या? ये नहीं बन रही ना, 30% स्टेक है तो ये सब्सिडरी उस फॉर्म में नहीं है। पर अगर मान लो इसका भी 50% ज्यादा स्टेक है तो इसकी भी सब्सिडरी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ए मान लो वाइंड अप हो जाती है, ए मान लो खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? बी और सी के जो रिलेशन है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो अपनी किसी सब्सिडरी के साथ मिलकर किसी और कंपनी के अंदर मेजर स्टेक होल्ड कर रही है या मेजर कंट्रोल होल्ड कर रही है, वो भी क्या होगा? वो भी किसमें काउंट होगी? आपकी सब्सिडियरी के अंदर ही काउंट होगी। क्लियर है? आया समझ में? क्या हो गया? हाँ, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। सब्सिडरीज की भी लेयरिंग होगी। सब्सिडरीज की लेयरिंग का क्या मतलब है? लेयर, एक लेयर का क्या मतलब है? एक लेयर आप नीचे आ गए हो, मतलब एक सब्सिडरी आपने खोल ली है। ठीक है, तो यूजुअली लॉ अलाउ नहीं करता है कि आप सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी खोल लो। ठीक है, ये नहीं कर सकते हो आप चेन बना रहे हो। अभी देखो लेयर्स बन गई, ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी से डी से ई। ठीक है, तो ये क्या है? एक हर बार एक लेयर बन रही है। आप सब्सिडरी खोलते जा रहे हो, आपने कंपनी खोली, कंपनी ने सब्सिडरी खोली, उस सब्सिडरी ने एक और सब्सिडरी खोली, फिर जो सब्सिडरी खुली उसने भी एक और सब्सिडरी खोल ली। ठीक है, तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, बट आपकी जो सब्सिडरी वाली डेफिनेशन है वो एक सर्टेन लेयर तक जाएगी। सर्टेन लेयर, मान लो आपकी जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, इसके अंदर आपकी प्रिस्क्राइब लिमिट बता नहीं रखी है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं अलग से। 3 लेयर की सब्सिडरीज का आपकी लेयरिंग की लिमिट होती है। तो मतलब ए कंपनी है, बी सी, कितनी लेयर होगी? 2 लेयर नीचे, तीसरी लेयर तक आपको रुक जाना है। ठीक है, यहां पे आपकी आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। 3 लेयर तक आपको अलाउड होता है, उसके बाद अलाउड नहीं होता। उसके बाद अलाउड मतलब क्या? कंपनी तो खुलेगी पर वो आपकी सब्सिडरी में काउंट नहीं होगी, वो सेपरेट कंपनी रहेगी। वो किसकी सब्सिडरी हो सकती है? वो बी की हो सकती है। तो बी से लेयरिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, जो आपकी होल्डिंग कंपनी है उसके कंपैरिजन में बोला गया है कि आपकी जो लेयरिंग है वो कितनी हो सकती है? प्रिस्क्राइब लिमिट तक हो सकती है। आपको प्रिस्क्राइब लिमिट ही लिख के आना है वर्ड। आपको प्रिस्क्राइब लिमिट लिख के क्यों आना है? क्योंकि आपकी बुक के अंदर दिया नहीं हुआ है। अरे ठीक है, कोई नहीं। हाँ गाइस, समझ आया? लेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया? कोई डाउट लेयरिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर? लेयरिंग का मीनिंग समझ आया? एक लेयर ऑफ सब्सिडरी ऐड हो गई, एक लेयर ऑफ सब्सिडरी ऐड होती जा रही है। ठीक है, प्रिस्क्राइब लिमिट जो है उससे ज्यादा सब्सिडरीज आपकी ऐड नहीं हो सकती। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब देखो इसके अंदर जो टर्म्स एंड टर्म्स थी आपकी, जो होल्डिंग और सब्सिडरी के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनके अंदर जो टर्म्स थी उनको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है? अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड इन सब क्लॉज 1 और 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी।
उसको एक्सप्लेन किया गया पॉइंट को, ठीक है। जो मैंने बताया ना ए बी और सी वाला रिलेशन, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। उसमें स्टेक होल्ड करने के अलावा अगर आप मैनेजमेंट भी कंट्रोल कर रहे हो, वोट्स भी कंट्रोल कर रहे हो, तो भी ये रिलेशन आपका पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, एक और पॉइंट आगे आगे क्या, उसके अलावा द कंपोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बी एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट at its direction can appoint or remove all or majority of the directors। मतलब कि अगर आप मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने की पावर रखते हो तो क्या आ जाएगा कि आपके पास कंट्रोल है किसका, उस पर्टिकुलर कंपनी का। क्यों? क्योंकि वो जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वही क्या करेंगे, कंपनी को रन करेंगे। हाँ, कोई डाउट था क्या? ठीक है, तो डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट को कंट्रोल कर रहे हो आप, और डायरेक्टर का जो रिमूवल है उसको कंट्रोल कर रहे हो आप। डिसाइड करोगे कौन बोर्ड के अंदर बैठेगा एज अ डायरेक्टर, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ा जाए। डाउट पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, आगे द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। एनी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है उसके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं वो कंपनी, कोई भी कंपनी क्या है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर सकती है, आपकी होल्डिंग और सब्सिडरी बन सकती है, ठीक है। उसमें देखो लेयर का मतलब क्या दिया हुआ है, सब्सिडरी और सब्सिडियरीज। ईच लेयर का मतलब है एक नई सब्सिडरी या फिर उस लेयर के अंदर जो भी सब्सिडरीज, आपकी मल्टीपल सब्सिडरीज हैं तो मल्टीपल सब्सिडरीज भी हो सकती हैं। अब देखो आपकी लेयर चेंज कैसे होगी, अगर मैंने ए कंपनी के अंदर रह के एक बी कंपनी खोली जो कि क्या है, मेरी सब्सिडरी। मैंने हो सकता है एक्स कंपनी खोल दी हो, मैंने वाई कंपनी खोल दी हो, जिसके अंदर बी का कोई स्टेक नहीं है, तो मैंने ही इसको होल्ड कर रखा है। ये मैं चाहे जितनी मर्जी खोल लूं, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेयर चेंज नहीं हो रही है। लेयर चेंज कब होगी, जब बी सी को होल्ड करने लग जाएगी, तो आपकी लेयर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लेयर आपके सेम लेवल के ऊपर जितनी मर्जी कंपनीज खोल लो, लेयरिंग चेंज नहीं हो रही है। अदरवाइज जो टाटा ग्रुप है या रिलायंस ग्रुप है या अडानी ग्रुप है, ये बहुत सारी कंपनीज खोल ही नहीं पाते, ठीक है। मल्टीपल कंपनीज है ना, एटलीस्ट तीनों की 3 से ज्यादा तो कंपनीज है, 4 से ज्यादा कंपनीज है ना, एटलीस्ट, ठीक है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो सेम लेवल पे खोली गई है, ठीक है। उसके अंदर लेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रीच नहीं किया गया है। अदरवाइज आप सेम सेम ग्रुप के अंदर नहीं आ सकते हो, सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। हाँ, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी, ये कल बता दिया था कि अगर किसी पब्लिक कंपनी की आप सब्सिडरी हो और आप खुद प्राइवेट हो तो आपको भी पब्लिक माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट के लिए। अगर मान लो एक कंपनी जो है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है, और इसके अंदर एक सब्सिडरी है बी कंपनी, वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है, तो जस्ट बिकॉज कि ए पब्लिक कंपनी है, बी को अपने प्राइवेट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बी को भी हम पब्लिक की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर भी जो मेजोरिटी स्टेक होल्ड किया हुआ है वो किसने किया हुआ है, पब्लिक ने किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ए कंपनी के अंदर पब्लिक ने होल्डिंग्स होल्ड की हुई है, इसलिए बी कंपनी के अंदर भी क्या माना जाएगा कि उसी पब्लिक ने कंपनी होल्ड की हुई है, और इस वजह से ये भी क्या बन जाएगी, एक पब्लिक कंपनी बन जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट। किसी और एक्ट के अंदर कोई और रेलेवेंस है तो प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट की जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर टैक्सेशन की बात हो रही है तो टैक्सेशन वगैरह क्राइटेरिया जो होंगे वो शायद इसके प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट किए जाएं, पब्लिक कंपनी की तरह ना ट्रीट किए जाएं। बट इस फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसको पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, उसमें भी कंट्रोल की बात होगी, उसके अंदर भी शेयर होल्डिंग की बात होगी, उसके अंदर भी पावर की बात होगी। बट सब्सिडियरी कंपनी के अंदर क्या होता है, आपका मेजोरिटी स्टेक होता है। यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे क्या सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, अच्छा खासा है बट मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, मेजोरिटी से कम है यहाँ पे, ठीक है। तो एसोसिएट कंपनी का भी आपका क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, एसोसिएट कंपनी का क्राइटेरिया ये दिया हुआ है। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। मीन्स अ कंपनी इन विच दैट द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, मेजोरिटी नहीं है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब मेजोरिटी से कम है बट एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है, ठीक है। वो लेवल्स अपने देखेंगे अभी क्या लिखे हुए हैं। हाँ, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। इसके अंदर joint venture भी include हो जाता है, ठीक है। joint venture सबको पता है क्या होते हैं, joint venture क्या होते हैं बताओ।
दो कंपनियां आपस में जुड़ गई, दो कंपनियां आपस में जुड़ गई, तो जॉइंट वेंचर यूजुअली होता है 50-50% स्टेक के अंदर। तो क्या वो किसी की सब्सिडरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 50% ज्यादा नहीं है कंट्रोल, है ना। 50% से ज्यादा होना चाहिए कंट्रोल। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो 50-50% वाली है, उसके अंदर भी क्या होगा, वो सब्सिडरी कंपनी नहीं आएंगी, बनेंगी। वो क्या बनेंगी? क्या बनेंगी? एसोसिएट कंपनीज। ठीक है, एसोसिएट कंपनीज बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी? क्योंकि वहां पे मेजोरिटी स्टेक नहीं है किसी के भी पास में, वन हाफ से ज्यादा स्टेक नहीं है किसी के पास में, वन हाफ से ज्यादा कंट्रोल नहीं है किसी के पास में। वहां पे क्या है? आपका एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट शेयर है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, सॉरी जॉइंट स्टॉक बोल रहा हूं मैं, जॉइंट वेंचर कंपनी जो होती है जिसमें 50-50% स्टेक होता है। ठीक है, अगर मान लो किसी का ऊपर नीचे हो जाएगा स्टेक, या फिर कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है, तो बस वहां पे यही देखा जाएगा कि 50% से ज्यादा का स्टेक तो नहीं है ना किसी के पास। 50% ज्यादा का स्टेक होती है, वो क्या बन जाएगी? जिसका भी शेयर है उसके अंदर, उसकी सब्सिडरी बन जाएगी कंपनी की। ठीक है, क्लियर है। जैसे हीरो और होंडा था, हीरो और होंडा दो अलग कंपनी, उन्होंने हीरो होंडा बना लिया था। हीरो होंडा में क्या था? 50-50% स्टेक था दोनों का। ठीक है, अब तो अलग हो गई, हाँ, बट था ना, एग्जाम्पल है पुराना। हाँ, मारुति सुजुकी के बहुत सारे एग्जाम्पल है जॉइंट स्टॉक कंपनीज के। ठीक है, अब मान लो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर कोई चार प्लेयर आ गए, सबने 25-25% होल्ड कर रहा हुआ है, 25 ईच। 25 ईच भी क्या है? मेजोरिटी थोड़ी ना है, बट सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्या? आपका क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया अब अपने पढ़ेंगे। हाँ, तो गाइज एक्सप्लेनेशन में आपके दिया हुआ क्राइटेरिया, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या दिया हुआ है? मींस द कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%, 20% का या 20% से ज्यादा का कंट्रोल रहना चाहिए। 20 या 21%, सॉरी 20% से ज्यादा का अगर कंट्रोल रहेगा और 50% से कम रहेगा वो, ठीक है, मतलब मेजोरिटी नहीं होगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम? एसोसिएट कंपनी बोल देंगे। ठीक है, अब देखो कंट्रोल कैसे कैसे डिफाइन होगा। वैसी दो चीजें थी जो पहले बताई थी आपकी। वोटिंग पावर, वोटिंग पावर किससे डिराइव हो रही है? आपके शेयर से डिराइव हो रही है। ठीक है, तो आपके पास 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है या वोटिंग पावर है, तो आप कंट्रोल कर रहे हो। या फिर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेम सेम क्राइटेरिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने की आपके पास पावर है कि मतलब 20% से ज्यादा आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, पर मेजोरिटी डायरेक्टर्स को आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो, तो आप क्या हो? एसोसिएट कंपनी हो। ठीक है, कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेट इन द कंपनी डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, या फिर आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? आप कंपनी के डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, ये कैसे होता है? मान लो आपने आपने 20% होल्ड किया हुआ है, बट हो सकता है आपके पास ये पावर हो, ये आपके पास राइट हो कि आपके कंसेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो, नई लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपके कंसेंट के बिना हो सकता है वो चीज पॉसिबल ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि आपके पास ये राइट मिला हो। राइट कहां मिलेगा? आपको आर्टिकल्स के अंदर राइट मिलेगा ये। ठीक है, तो ऐसे प्राइवेट कंपनीज के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के अटपटे से राइट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं राइट्स अटपटे से? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने शार्क टैंक देखा, सबने शार्क टैंक देखा, तो उसके अंदर जो शार्क्स हैं वो कितना स्टेक लेते हैं? 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%। कभी भी वो मेजोरिटी नहीं होल्ड करेंगे, कोई मेजोरिटी उनको देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा? जिसकी कंपनी है वो अपना मेजोरिटी स्टेक थोड़ा ना दे जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो जो 5%, 10% या 2%, 3% देते हैं, उसके साथ में वो टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं बहुत सारी। टर्म्स एंड कंडीशन क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो उनको शेयर मिलना है वो उनके लिए उतना मैटर नहीं करता जितना उनका कंपनी का कंट्रोल मैटर करता है। कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग है वो मैटर करती है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कभी भी शार्क टैंक देखो तो उसके अंदर आपको ये देखा जाएगा, अगर उनको बिजनेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेंगे? सीधा चुपचाप स्टेक उठा लेंगे। अगर उनको उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में नॉलेज है तो वो बोलेंगे कि वो इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करते हैं कि हाँ मैं ये नॉलेज लेके आऊंगा, ये मैं सेट ऑफ नॉलेज लेके आऊंगा जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में काम आएगी। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या मांग रहे हैं? वो कंट्रोल मांग रहे हैं थोड़ा सा। वो जो नॉलेज लेके आएंगे उसको मानना भी तो चाहिए सामने वाला पर्सन। सामने वाला अगर इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा है तो उस कंट्रोल का फायदा क्या? ठीक है, तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली ट्राई क्या करते हैं कि आप अपने कंट्रोल भी दो थोड़ा सा। ठीक है, तो वो बेसिकली 2%, 3% होल्ड करने वाला पर्सन क्या कंपनी कंट्रोल कर सकता है क्या पूरी? अगर उसके पास राइट हो तो बिल्कुल कर सकता है, बट यूजुअली राइट दिया नहीं जाता। बट हाँ, एसोसिएट कंपनीज अगर आप हो कि मतलब 20% से ज्यादा का स्टेक होल्ड कर रहे हो, क्या पता आपसे ज्यादा कोई स्टेक कोई होल्ड ही ना कर रहा हो। ठीक है, 50 जने हो कंपनी के अंदर, मेजोरिटी स्टेक किसके है? किसी के पास नहीं है, बट आपके पास सबसे ज्यादा स्टेक है, मतलब 20% स्टेक है, 20% से ज्यादा स्टेक है, तो आप सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो गए उस कंपनी के अंदर। तो इस वजह से हो सकता है आपके पास ऐसे राइट हो जो आपकी डिसीजन मेकिंग, कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग है उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट दिया गया है कि आप डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रहे हो वाया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसकी बात हो रही है? यहाँ पे आर्टिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल्स के अलावा भी आप सेपरेट एग्रीमेंट कर सकते हो
बट आपके राइट्स यूजुअली कहां पे डिनोटेड होते हैं? आपके आर्टिकल्स के अंदर डिनोटेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। हाँ, उसके बाद देखो जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मीनिंग दिया हुआ है, मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट असेट ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे असेट्स के बेसिस के ऊपर डेफिनेशन दे दी गई है। ठीक है, तो आपको जॉइंट वेंचर का मतलब समझ आ ही गया है, तो कोई इशू नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। ठीक है, एक्सेस टू कैपिटल का मतलब क्या है? कौन इसको एक्सेस कर सकता है? लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी दी गई है इसके अंदर। लिस्टेड कंपनी क्या होती है भाई? जो किसी एक लीगल वैलिड स्टॉक एक्सचेंज के साथ में रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका एनएससी है, बीएससी है, ठीक है, उसके अलावा भी कोलकाता का जो एक्सचेंज है, ठीक है, जो भी आपका इंडिया के अंदर लीगल और वैलिड क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, अगर किसी पे भी आप रजिस्टर्ड हो, जरूरी नहीं है आपको सब पे रजिस्टर होना है, ठीक है, आप हो सकता है किसी एक पे ही रजिस्टर्ड हो, तो आप एक पे रजिस्टर्ड हो गए तो आप क्या बन गए? लिस्टेड कंपनी बन गए। लिस्टेड कंपनी यूजुअली कौन सी कंपनी होगी? यूजुअली क्या फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन सी होगी? प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी? पब्लिक होगी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी क्यों पब्लिक होगी? क्योंकि आप लिस्ट होने के बाद में पब्लिक के लिए ओपन कर देते हो अपने शेयर्स। आप आईपीओ लेके आते हो तो उसके बेसिस पे आप लिस्ट होते हो। ठीक है, और आईपीओ लाने के बाद में क्या कर रहे हो आप? बेसिकली आप पब्लिक को पैसा ऑफर, पब्लिक से पैसा लेना आप क्या कर रहे हो? ऑफर कर रहे हो, पब्लिक को आप शेयर्स ऑफर कर रहे हो अपने। ठीक है, बट बट सेबी जो है कुछ कंपनीज जो लिस्टेड हैं उसके रिगार्डिंग भी क्राइटेरिया बना सकती है, या फिर जो कंपनीज हैं वो पब्लिक से पैसा उठाई हैं, हो सकता है वो अभी भी लिस्टेड की कैटेगरी में ना आ रही हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी मिलके पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकाल के कुछ कंपनीज को डिफरेंट या अलग कर सकते हैं उस कैटेगरी से। कौन सी कैटेगरी से? लिस्टेड कंपनी वाली कैटेगरी से। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी हो गई? अनलिस्टेड कंपनी वो होगी जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या ये प्राइवेट होंगी या क्या ये पब्लिक होंगी? ये कंपनीज प्राइवेट होंगी, पब्लिक नहीं हो सकती क्या कंपनी? हाँ, हो सकती है, हो सकती है। तो पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि पब्लिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। आपने अखबार के अंदर नोटिफिकेशन निकाल दिया, ये लो जी हमारा प्रोस्पेक्टस, इसके बेसिस पे आप क्या करो? सब्सक्राइब कर लो। आपने 200 लोगों से ज्यादा को क्या कर दिया? अपने शेयर होल्डिंग्स जो है वो बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो भी आप क्या बन जाओगे? डीम टू बी पब्लिक कंपनी बन जाओगे। ठीक है, तो आपका पब्लिक कंपनी बनना और स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना मतलब लिस्ट होना, उसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, आप उसके बिना भी हो सकते हो। ठीक है, बट एक वो वन ऑफ द वे है, लिस्ट होके आप क्या कर जाते हो? आप पब्लिक हो जाते हो। पब्लिक होने का एक बहुत मेजर तरीका है। ठीक है, आप आईपीओ लेके आते हो और आप पब्लिक हो जाते हो। प्राइवेट कंपनी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? लिस्टेड अनलिस्टेड समझ आ गया? उसके बाद में देखो कुछ और टाइप ऑफ कंपनीज भी होती हैं। ठीक है, उसको आप इसके अंदर बुक के अंदर आपकी क्या दिया हुआ है? अदर कंपनीज की कैटेगरी में दिया हुआ है। अब जो अदर कंपनीज हैं, जो अदर कंपनीज हैं उसके रिगार्डिंग एक आपकी मेमोरी टेक्निक है। ये जो मेमोरी टेक्निक है आपकी थोड़ी इकोनॉमिक्स के आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड है। ठीक है, जीडीपीएफसी क्या होती है? नेशनल इनकम होती है क्या? होती है क्या जीडीपीएफसी नेशनल इनकम? नहीं होती ना। इको स्टार्ट नहीं हुई गाइस, मेमोरी टेक्निक है ये आपकी। ठीक है, जीडीपीएफसी और एन। ठीक है, एन आप नॉट पे भी लगा सकते हो और नेशनल इनकम के एन पे भी लगा सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हाँ, तो गाइस सबसे पहले आती है गवर्नमेंट कंपनी। जी से क्या आ रही है आपकी? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है गाइस? पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में डिफरेंस होता है, पहले तो ये पता है ना सबको। हाँ, क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी? स्टेक होता है या कंट्रोल होता है? कंट्रोल एक मेजर क्राइटेरिया होता है। ठीक है,
तो आपकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है स्टेक 51% से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा, 51% एटलीस्ट, ठीक है। या फिर आपका, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल हो सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का मिलके भी क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, वो पार्टली ओन कर सकते हैं, ठीक है। क्या ओन कर रहे हैं, या वो बेसिकली पेड अप शेयर कैपिटल को आपकी ओन कर रहे हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया देखो, पेड अप शेयर कैपिटल की बात हो रही है। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है कि जो पैसे ऑलरेडी आ गए हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, उन पैसों की बात हो रही है। अगर मेजोरिटी स्टेक उसके अंदर गवर्नमेंट का है, ठीक है, अगर मान लो गवर्नमेंट स्टेक होल्ड करती है और उनके पैसे नहीं आए हैं, तो पेड अप कैपिटल अगर उनकी नहीं आई है तो वो अभी तक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अगर गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है मैनेजमेंट को, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन जो है, पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड, ठीक है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ में क्या है, शेयर्स इशू हो सकते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होंगे, आपके देखो कैटेगरीज होती है शेयर की, आपके इक्विटी शेयर होते हैं पहले तो, उसके बाद क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स। क्या इक्विटी और प्रेफरेंशियल के अंदर भी कैटेगरी हो सकती है, हो सकती है। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइट्स होते हैं, और राइट्स अगर डिफरेंट हो सकते हैं तो आपके वोटिंग राइट्स भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो वोटिंग राइट डिफरेंस होने की वजह से आपको हो सकता है कैलकुलेशन जो हो वो ऐसे ना हो कि आपने 51% शेयर होल्ड कर रखे हैं तो आपके पास मेजोरिटी वोटिंग राइट है, ठीक है। आपको एक्चुअल वोटिंग राइट देना पड़ेगा कि 51% है कि नहीं है, 50% से ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। क्या हो गया, तुम क्लास में बोला हुआ है ना कि अगर नींद आए तो एक बार खड़े होकर तुम घूम सकते हो, तो वो कर रहा है, तेरे तरह सो नहीं रहा। हाँ, पेपर में आ गई नींद फिर। गाइस फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, जो फॉरेन की होती है, बस कोई भी कंपनी जो फॉरेन की है वो फॉरेन कंपनी हो जाएगी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, पर अपने अपने क्यों उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस चला रही है, ठीक है। तो जो फॉरेन कंपनी है उसका इंडिया के साथ कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। क्यों, आपको कोई कंपनी फॉरेन के अंदर, उससे क्या मतलब है, इंडियन इंडियन एक्ट जो है कंपनीज एक्ट, उसको क्या मतलब है, उसको मतलब तभी होगा जब इंडिया इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। तो बेसिकली कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया के अंदर आके बिजनेस कर रही है, या फिर इंडिया के अंदर कोई एंटिटी को होल्ड कर रही है जो कि बिजनेस कर रही है, या फिर उनकी फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंस है, या फिर किसी भी तरीके से वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को इंडिया के अंदर कंडक्ट कर रही है, तो वो फॉरेन कंपनी कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, फॉरेन कंपनी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। अदरवाइज कोई कंपनी ऐसी है जो फॉरेन में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, मान लो कोई कंपनी यूएस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है बट उसका इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है, ठीक है। सिर्फ वो कंपनीज कवर हो रही है जिनका इंडिया के साथ कोई ना कोई रिलेशन है बिजनेस के परस्पेक्टिव से, ठीक है। क्लियर है, फॉरेन कंपनी समझ आया समझ में, कोई डाउट इसके अंदर, आया ना, जवाब तो दे दो, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद क्या है, कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। इनको सेक्शन 8 कंपनीज भी बोला जाता है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव वाली कंपनीज, ये कल बताया था थोड़ा सा इनके बारे में। चलो अब इनकी डेफिनेशन बढ़ते हैं। कोई कंपनी जो फॉर्म हुई है किस पर्सपेक्टिव से, आपका चैरिटेबल पर्पस के पर्सपेक्टिव से। अब देखो चैरिटेबल पर्पस क्या होता है, चैरिटेबल पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज की चैरिटी कर सकते हो, ठीक है। आपका क्राइटेरिया डिफाइन है कि आप किस किस की चैरिटी करोगे तो आप सेक्शन 8 कंपनी बन सकते हो। मान लो मैंने बोला कि मैं सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको चैरिटी कर रहा हूं कि मैं उनको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फ्री में अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को, तो अगर वो एजुकेशन वाला जो क्राइटेरिया है वो सेक्शन 8 के अंदर फॉल कर रहा है, तभी मैं सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म कर सकता हूं उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। तो आपको पर्पस देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, वो क्या हो सकता है जो क्राइटेरिया आगे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट किसके रिगार्डिंग हो सकता है, कॉमर्स के रिगार्डिंग हो सकता है, आर्ट्स के रिगार्डिंग हो सकता है, साइंस के रिगार्डिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हो सकता है, एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, रिसर्च के रिगार्डिंग हो सकता है, सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी रिलीजन के रिगार्डिंग होता है, जनरल चैरिटी के रिगार्डिंग हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के रिगार्डिंग हो सकता है। अगर इन सब क्राइटेरिया के अंदर आप फॉल कर रहे हो और आपके कंपनी के फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट जो है वो किसी की चैरिटी करना है, इन इन क्राइटेरिया के अंदर
फॉल करते हुए, तो आप सेक्शन 8 कंपनी को है फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो चैरिटेबल कंपनी है तो क्या प्रॉफिट्स के लिए काम करेगी? प्रॉफिट के लिए काम करेगी नहीं, प्रॉफिट के लिए काम ये नहीं करेगी। ठीक है, इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसको कहां अप्लाई करेंगी? इन प्रमोटिंग देयर ओन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है उनका? ऑब्जेक्ट क्या है? जो चैरिटेबल पर्पस है उनको प्रमोट करना। ठीक है, इसीलिए ये क्या अवॉइड करते हैं? ये डिविडेंड नहीं देते हैं अपने मेंबर्स को, कभी डिविडेंड नहीं देंगी ये कंपनीज क्या अपने मेंबर्स को। क्यों? क्योंकि डिविडेंड क्या हो गया, एक तरीके से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक हिस्सा मिल गया, प्रॉफिट वापस मिल गया। आपके डिविडेंड क्या कैपिटल में से दिए जा सकते हैं क्या? डिविडेंड कैपिटल में से दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जाता। किसमें देते हो डिविडेंड आप? प्रॉफिट में से। अगर आपने डिविडेंड दे दिया तो मतलब आपने प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर्स को दे दिया, इसलिए यहां पे डिविडेंड देना अलाउड ही नहीं होता है। हाँ, देखो आप कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, अगर उसका पर्पस और ऑब्जेक्ट चैरिटेबल है, तो मान लो मैं पेंसिल बेच रहा हूं, लोग पेंसिल खरीद रहे हैं, तो मैंने प्रॉफिट कमाया उससे। ठीक है, उस प्रॉफिट को मैंने चैरिटेबल पर्पस में लगा दिया। आपके पास पैसा भी तो आना चाहिए। आपको लोग दान देके जा रहे हैं पैसा, वो डोनेशन होता है, चैरिटेबल पर्पस नहीं है वो आपका। ठीक है, डोनेशन भी चैरिटेबल पर्पस होता है, ऐसे होता है आप ओवरलैप हो रहा है। बट कंपनीज के पर्सपेक्टिव से आप कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जिससे पैसा जनरेट हो रहा है, और पैसा जनरेट होकर आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट बांट नहीं रहे हो, उस प्रॉफिट को आप क्या लगा रहे हो? उस चैरिटेबल पर्पस में, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप लगा रहे हो। ठीक है, हाँ हाँ, बिजनेस बिजनेस कर सकते हो आप, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल मैं कोई मेडिसिन बना रहा हूँ, मेडिसिन बना के बेच रहा हूँ। मेडिसिन बना के बेचने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ? उस मेडिसिन के पैसों को मैं किसी एजुकेशन पर्पस में अप्लाई कर रहा हूँ। तो एजुकेशन पर्पस में अप्लाई करना क्या था? चैरिटेबल पर्पस था, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप चैरिटेबल पर्पस आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है। मैं बिजनेस से कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, एनजीओ एसोसिएशन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये कंपनीज जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज से। कैसे? सबसे पहले तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है नेम क्लॉज की, नेम क्लॉज के अंदर आपको क्या करना होता है? प्राइवेट और प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना होता है। किसके अंदर? पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के अंदर। यहां पे आपको वो ऐड नहीं करना होता, यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि आप सेक्शन 8 कंपनीज हो, आपका नाम ऐसा होना चाहिए जिससे समझ में आए कि आपका पर्पस चैरिटेबल है। ठीक है, तो आप क्लब भी हो सकते हो, आप कोई क्लब भी हो सकते हो, आप कोई एसोसिएशन भी हो सकते हो, आप कोई सोसाइटी भी हो सकते हो। सुबह से तू बैठा था, तेरे को दिक्कत नहीं हुई है? तू घर से साफ करके आएगा ना। हाँ गाइस, तो आपके जो सेक्शन 8 कंपनीज है उसके रिगार्डिंग देखो, वो कंपनीज डिफरेंट है, उनको ना कुछ प्रिविलेज मिली हुई है, तो उनके ऊपर स्क्रूटनी भी ज्यादा है। स्क्रूटनी ज्यादा का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये लाइसेंस से गवर्न होती है। लाइसेंस से गवर्न होने का मतलब क्या है? आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लाइसेंस के लिए, वो लाइसेंस आपको मिल जाएगा। लाइसेंस क्या है? बेसिकली आपका कंपनी रन करने का लाइसेंस है। अगर वो लाइसेंस आपको मिल गया, उसके अंदर आपका चैरिटेबल पर्पस डिफाइन होगा, और आप क्या करोगे? उसके अंदर अपना नाम भी मेंशन करोगे। नाम का मतलब क्या है? जो आप प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वाला जो नाम था, उसके अलावा जो नाम था, वो आपका जो नाम डिसाइड हुआ था, वो आप मेंशन करोगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपको लाइसेंस मिलेगा कंपनी को रन करने के लिए। वो लाइसेंस जो है वो सीज भी हो सकता है। लाइसेंस सीज कैसे होता है? जब आप कोई क्राइटेरिया, कोई लीगल रिक्वायरमेंट जो आपके ऊपर अप्लाई हो रही थी, वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो प्रॉफिट से उनको आप चैरिटेबल पर्पस की जगह यूज करने की जगह आपने डिविडेंड बांट दिया, तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने प्रॉफिट्स को बांट दिया। आप प्रॉफिट्स नहीं बांट सकते थे, तो आपका लाइसेंस जो है वो हो सकता है कैंसिल हो, या उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट है वो कोई डिसीजन ले पाए। ठीक है, क्लियर है? लाइसेंस का पर्पस समझ आया? यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, लोग क्या है घपला करने के लिए ऐसी कंपनीज बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो घपला ना कर पाए, जस्ट बिकॉज की कोई लीगल एक्टिविटी ना हो पाए, इस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसके ऊपर स्क्रूटनी भी ज्यादा होती है। ठीक है, स्क्रूटनी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि घपले का स्कोप ज्यादा हो, और घपले का स्कोप ज्यादा हो तो मतलब आपको स्क्रूटनी ज्यादा करनी पड़ेगी, सरकार को स्क्रूटनी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो, आपका लाइसेंस मिल रहा है तो आपको कुछ प्रिविलेजेस भी मिल रही हैं, मतलब आपको टैक्स रिबेट वगैरह मिलती है, आपको बहुत सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट के अंदर दी हुई है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं, तो आपको बेनिफिट भी मिलते हैं, बट आप प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आपका पर्पस जो है उसकी वजह से आपको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है,
जो आपका क्राइटेरिया थे वो आप मीट कर रहे हो, इस वजह से आपको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्लियर है? अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है लाइसेंस को। रिवोक करने का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये देख सकती है कि आपके ऊपर कोई चीज अगर अप्लाई हो रही है, लाइसेंस के अंदर कोई क्राइटेरिया अप्लाई हो रहे हैं, तो वो लाइसेंस के अंदर जो क्राइटेरिया अप्लाई हुए थे वो फॉलो नहीं हुए, तो उसको रिवोक किया जा सकता है। रिवोक करने का मतलब क्या है कि आपका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, या लाइसेंस के अंदर हो सकता है आपके कुछ न्यू टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर दी गई हो, या फिर हो सकता है लाइसेंस के अंदर आपको अब वो जो लाइसेंस मिला था वो रद्द कर दिया गया है, आपका नाम चेंज करवा दिया गया है और आप क्या हो, सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो, आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बन जाओगे, जो भी आप जिस भी क्राइटेरिया के अंदर आप फॉलो कर रहे होगे उस वजह से। ठीक है? क्लियर है ये चीज? अगर आपने क्राइटेरिया फॉलो नहीं किए तो क्या होगा, आपका जो लाइसेंस है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। रिवोक करने का मतलब क्या हो गया कि आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस थी वो आपने फुलफिल नहीं की, वो फुलफिल ना करने की वजह से आपको जो एडवांटेजेस मिली हुई थी या आपको सेक्शन 8 कंपनी का जो टैग दिया हुआ था वो आपका हट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये आपको ऑर्डर कौन पास कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, राइट होता है। ठीक है? अगर कुछ इशू आता है तो आप ट्रिब्यूनल्स में भी जा सकते हो, एनसीएलटी में भी जा सकते हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है? अब देखो पेनल्टीज दी हुई है, पनिशमेंट दी हुई है इसके रिगार्डिंग। अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया इन द कंप्लायंस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट जो भी आपके ऊपर अप्लाई हो रही थी बीइंग अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, तो आप बेसिकली आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको पनिशमेंट फाइन की फॉर्म में मिलेगी। फाइन क्या होगा? या तो हो सकता है नॉट लेस देन आपका 10 लाख का फाइन लगे, किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर, विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़, वो 1 करोड़ तक एक्सटेंड हो सकता है। और जो आपके डायरेक्टर्स होंगे या फिर एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब जिसके पास भी कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करने का राइट था, ठीक है, या फिर जिसके पास भी पावर थी, अगर उनमें से किसी ने डिफॉल्ट किया है तो उस केस के अंदर उनको मिनिमम 25,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर वो एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख तक। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनसीएलटी, जो भी आपका ट्रिब्यूनल या कोर्ट है वो डिसाइड करेगा। ये पावर किसके पास दी हुई है? उनके पास दी हुई है। अगर आपने कोई फ्रॉड किया है या फिर आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है तो उस वजह से आपका सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट ट्रिगर हो जाएगा। 447 के आगे लिख दो कि फ्रॉड के रिगार्डिंग जो पेनल्टी है वो किसके अंदर दी गई है? 447 के अंदर दी हुई है, क्योंकि 447 आपका कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है सही से। एक बार और मेंशन किया गया, वहां पे भी सेम चीज लिखी हुई है, बट यहाँ पहले आ रहा है तो यहाँ पे आप एक बार लिख लो कि 447 के अंदर जो फ्रॉडुलेंट आपका एक्ट होगा, किसका? डायरेक्टर्स का, ऑफिसर का या कंपनी का, उसके रिगार्डिंग आपकी पनिशमेंट दी हुई है, उसके रिगार्डिंग आपका केस आपका चलेगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? सिग्निफिकेंट पॉइंट जो है सेक्शन 8 कंपनीज के, ऊपर वाले पॉइंट जो है वो सेम है, जहां से डिफरेंट है वो मैं बता देता हूं। हाँ, आपका जो लाइसेंस है, लाइसेंस जो है आपका वो रिवोक करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो या तो वो डायरेक्टली क्या कर सकती है, आपके नेम को कन्वर्ट कर सकती है, या फिर आपको वाइंड अप कर सकती है, या फिर आपको अमेलगमेट कर सकती है विद अनदर कंट्री, ओ सॉरी कंपनी। हाँ, अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है? मर्जर एंड अमेलगमेशन। मर्जर क्या होता है और अमेलगमेशन क्या होता है? हाँ, कन्वर्ट तो हो रहा है ना, पब्लिक या प्राइवेट के अंदर हो जाएगी कन्वर्ट, लाइसेंस रिवोक होने के बाद। हाँ, अमेलगमेशन का मतलब पता है किसी को? मर्जर सुना है? मर्जर क्या होता है? मर्जर नई कंपनी बना देना, नई कंपनी बनाना, या फिर उसी के अंदर जोड़, पुराने वाले के अंदर जोड़ देना। नई कंपनी नहीं बन रही। अमेलगमेशन के अंदर क्या होता है? हाँ, तो देखो आपका बेसिकली क्या होता है गाइस, इसको इस पॉइंट को अच्छे से सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 8 कंपनीज के रिगार्डिंग। अगर आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक किया जा रहा है, मतलब कि आपका जो लाइसेंस है वो हटाया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक ऑर्डर इशू कर सकती है जिसके अंदर वो ये बोले कि सेम पर्पस की, सेम चैरिटेबल जो आपका पर्पस था उसके रिगार्डिंग कोई और अगर कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तो हो सकता है उसके साथ आपको अमेलगमेट कर दें या फिर मर्ज कर दें। ठीक है, यूजुअली अमेलगमेट किया जाता है, आप दोनों एंटिटीज को मिला के एक नई एंटिटी बना देते हो जो कि सेम ही बिजनेस रन करेगी। बट अब कंट्रोल क्या है? डिवाइड हो गया। कंट्रोल क्या है? इंक्रीज हो गया। जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टिंग थी, सेम पर्पस के लिए, सेम क्राइटेरिया के लिए जो बनी थी, वो उस बिजनेस को अच्छे से रन कर रही थी, उसके साथ में आपको जोड़ दिया गया है ताकि आपका कंडक्ट भी क्या हो जाए?
सही हो जाए और आपकी कंपनी फिर भी चलती रहे। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। हाँ, इसमें मर्जर और अमेलगमेशन में फर्क ये होता है कि मर्जर के अंदर आप क्या करते हो, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो जाती है। मर्ज होने का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मिक्स हो गई, नई कंपनी नहीं बनी। अमेलगमेट करके क्या करते हो, आप दो कंपनीज को जोड़ देते हो और एक नई कंपनी बना देते हो। ठीक है, वो होता है अमेलगमेशन। दोनों में ये डिफरेंस है कि एक में नई एंटिटी फॉर्म होती है, एक में नहीं होती। हाँ, जिस कंपनी के अंदर एक का लाइसेंस रिवोक हो गया, दूसरे के अंदर वो जुड़ गई और कंपनी का नाम जो जिससे जुड़ी है वही रहेगा, तो वो मर्जर है। अमेलगमेशन क्या होगा कि दोनों कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना दी है, तो वो क्या हो गया, अमेलगमेशन हो गया। क्लियर है, क्लियर है, अमेलगमेशन वाला पॉइंट समझ आया। ठीक है, अब देखो कुछ बेनिफिट्स थे, मैंने बताया था, उसमें से एक बेनिफिट ये होता है जो आपकी जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग का मीनिंग पता है आपको क्या होती है, क्या होती है जनरल मीटिंग? जनरल मीटिंग बताओ, पहले तो डायरेक्टर्स की होती है या शेयर होल्डर्स के साथ होती है? शेयर होल्डर्स के साथ होती है। तो आपको अगर मीटिंग बुलानी है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि फोन करके बोलेंगे हाँ भाई आजा मीटिंग में, ऐसा तो नहीं होगा। आपको मीटिंग बुलानी है तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है 21 दिन की। जनरल मीटिंग करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 21 दिन का नोटिस देना है, बट सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर वो रिक्वायरमेंट हो जाती है 14 दिन की। ठीक है, ये एक बेनिफिट मिलता है इनको जो एक्सप्लिसिटली आपकी किताब के अंदर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो आपको अपॉइंट करने होते हैं। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी क्राइटेरिया होता है, अगर आप एक सर्टेन लेवल रीच कर जाते हो, मतलब आपकी कैपिटल एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है या फिर आपका बिजनेस है वो उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है, एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ग्रो कर गया है, तो आपके ऊपर हो सकता है वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना और या फिर एक नॉमिनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाता है। तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो कहां पे नहीं लगती, वो अप्लाई किस में नहीं होती, वो आपकी सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट, डायरेक्टर्स वाला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देखो कुछ कमिटीज होती हैं जैसे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी या फिर शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, ये मैंडेटरी हो जाती हैं। आपका अगर बिजनेस एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ग्रो कर रहा है या फिर आपके बिजनेस के ऊपर ये अगर क्राइटेरिया फॉल, जो भी क्राइटेरिया दिए हुए हैं उसके अंदर आप फॉल कर रहे हो, तो आपको ये कमिटीज बनानी पड़ती हैं। बट सेक्शन 8 कंपनीज को एग्जम्प्ट किया गया है इस कैटेगरी से, इनको ये कमिटीज फॉर्म नहीं करनी पड़ती क्योंकि इसके अंदर आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो आप भी क्या कर रहे हो, कोई मेजर पैसा नहीं उठा रहे। आप हो सकता है अपनी सैलरी उठा रहे हो, थोड़ा बहुत पैसा उठा रहे हो, बट आप प्रॉफिट तो नहीं उठा रहे। तो बहुत सारी कमिटीज जिनका इन्वॉल्वमेंट बेसिकली प्रॉफिट से रिलेटेड था उनको फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। या फिर शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग जो प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग, डिविडेंड्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए जो कमिटीज बनी होती हैं उनको भी फॉर्म करने के कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है ये चीज? हाँ, अब देखो सेक्शन 8 कंपनीज है उसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म क्या बन सकती है, वो मेंबर बन सकती है। पार्टनरशिप फॉर्म एज अ पार्टनरशिप फॉर्म क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है। तो बेसिकली आपकी पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, रजिस्टर हो जाएगी उसके अंदर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। भले ही वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बट फिर भी सेक्शन 8 कंपनीज के लिए उसको एक रिक्वायरमेंट दी गई है कि आप एज अ पार्टनरशिप क्या हो सकते हो, ऐड हो सकते हो, मेंबर बन सकते हो, किसके, सेक्शन 8 कंपनीज के। क्लियर है, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, जो पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो मेंबर्स के बिना, उसके जो बेसिकली पार्टनर्स हैं उनके बिना नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो खुद से क्या हो सकती है, वो मेंबर बन सकती है। मतलब आपके सारे पार्टनर्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आया आपके जो पार्टनरशिप फर्म का नाम है वो भी क्या है, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, अब इसके आगे आपका एक ये शॉर्ट के अंदर समरी दी हुई है, वो आप पढ़ लेना, सेम ही चीज दी हुई है, कुछ डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सेक्शन 8 के बाद में आती हैं आपकी डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट कंपनीज मैंने बताया था आपको क्या होती हैं, क्या होती है डोरमेंट कंपनीज, जो बेसिकली जिस पर्पस के लिए, जिस बिजनेस के लिए वो कंपनी खोली गई थी वो बिजनेस अभी कंडक्ट नहीं हो रहा। तो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपको ब्रेक लेना था या फिर आपका जो कंपनी बनने के बाद में आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया काफी टाइम तक, तो उस केस में क्या हो सकती है, वो डोरमेंट कंपनी बन सकती है। तो डोरमेंट कंपनी बनने का क्राइटेरिया क्या है, डोरमेंट कंपनी बनने का क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, और टू होल्ड एन असेट्स और
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। वो क्या कर रही है, बस एसेट्स को होल्ड कर रही है। जब वो सिर्फ एसेट्स को होल्ड कर रही है तो मतलब क्या है, वो बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रही है। उसका पर्पस क्या है अभी के लिए, सिर्फ एसेट्स को होल्ड करके रखना, एसेट्स की ओनरशिप को रखना अपने पास। क्या इसको ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ये तो थोड़ा इधर उधर बैठना, एसी के सामने बैठे तो हवा ही लगेगी सीधी, पीछे बैठ जा कहीं पे। हाँ हाँ, ये वाला बंद कर दूं। गाइस मौसम खराब है आजकल, ठीक है, ध्यान रखो, बारिशों में मत घूमो, ठीक है। बीमार हो गए अगर और पढ़ाई मिस हुई तो 1-1.5 महीने बाद ही आपका क्या है, एग्जाम है, ठीक है, और आपकी बैंड बज जानी है। अरे इफेक्टिवली तो 1.5 महीने ही है। हाँ, तो गाइस ध्यान रखो खुद का, बीमार ना पड़ो। बीमार पड़ोगे तुम्हारी पढ़ाई मिस होगी, पढ़ाई मिस होगी तो फाउंडेशन शायद ना निकले, ठीक है। नहीं ऐसे बोलना जरूरी है, रियलिटी चेक देना जरूरी है, ताकि जो हाँ, जनवरी दूर नहीं है, बीमारियां वापस लग जाएंगी, हरकतें सही नहीं हुई तो जनवरी फिर और दूर लगने लग जाएगी, ठीक है। फिर अगले साल की जनवरी तक शिफ्ट होना पड़ सकता है। बीमार पड़ गए तो ऐसे मत करो, ठीक है। बीमारी मोल मत लो, हरकतें थोड़ी सुधार लो, बारिशों में ना घूमो, बाहर का कचरा खाना थोड़ा कम कर दो, ठीक है, हेल्दी डाइट फॉलो करो, थोड़ा सा रूटीन बना लो खुद का ताकि बीमार ना पड़ो। नहाने धोने में कोई संकोच ना करो, दिन में 2 बार नहा लो चाहे, ठीक है। बीमारियां दूर रखो अपनों से और एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से। हाँ, अरे हो जाओ, शांत हो जाओ, पढ़ भी लो।